जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्फेयर। हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री सीरीज में देख रहे थे और हम मौर्य काल तक देख चुके हैं। इसके बाद आज का हमारा टॉपिक होगा मौर्य उत्तर काल। मौर्य काल के बाद के काल को मौर्य उत्तर काल कहता है और ये गुप्त काल से पहले का काल है। इस काल के बारे में देखेंगे जो मौर्य काल के बाद है और गुप्त काल के पहले के काल। तो मौर्य काल के बाद मौर्य उत्तर काल और गुप्त से पहले का है तो गुप्त पूर्व काल कहा जाता है। यह कालखंड 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक है। यह कालखंड जो है 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी के बीच है। तो इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ। अंतिम मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वृहद्रथ। और पूछता है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया था? तो अंतिम मौर्य शासक था वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व में किया था कौन? तो वृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र। वृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या किया था 185 ईसा पूर्व में। और वृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। तो मौर्य काल के बाद मगध पे मौर्य काल के बाद स्थापना हुआ शुंग वंश का। मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ की हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने और मौर्य वंश के स्थान पे शुंग वंश की नींव डाला था 185 ईसा पूर्व में। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो मौर्य सम्राट था कौन? वृहद्रथ के सेना में पुष्यमित्र शुंग जो सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की सेना में सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ की हत्या किया था और मौर्य वंश के स्थान पे शुंग वंश की स्थापना किया। और इसके बाद मगध पे शुंग वंश के बाद आया था, मगध पे शासन किया था सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश, चौथा मौर्य वंश, पांचवा शुंग वंश और शुंग वंश के बाद स्थापना किया कौन? कण्व वंश। शुंग वंश के बाद स्थापना किया शुंग वंश के बाद मगध पे शासन हुआ था किसका? कण्व वंश का। और कण्व वंश के शासक थे वासुदेव। मगध पे शुंग वंश के बाद स्थापना हुआ था कण्व वंश का और कण्व वंश के शासक थे कौन? वासुदेव। कण्व वंश के बाद मगध पे आया कौन? सातवाहन वंश और सातवाहन वंश के संस्थापक हुए सिमुक। कण्व वंश के बाद मगध पे शासन हुआ था सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है और सातवाहन वंश के संस्थापक हुए सिमुक। तो याद रखिएगा, शुंग वंश के संस्थापक हुए कौन? पुष्यमित्र शुंग के बाद आया कण्व वंश, कण्व वंश के संस्थापक हुए वासुदेव और कण्व वंश के बाद आया सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के संस्थापक हुए सिमु। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो सातवाहन जो थे पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था किसके अधीन? तो मौर्यों के अधीन। सातवाहन शासक पहले मौर्य के अधीन ही अधिकारी के रूप में काम किया था। सातवाहन शासक पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में काम किया था किसके अधीन? मौर्य शासक के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? तो वह कुषाण शासक था कनिष्क। कनिष्क जो कुषाण शासक था बाद में क्या बन गया? बौद्ध। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगति हुआ था जिसकी अध्यक्षता किया था वसुमित्र और इसका उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। तो वह महानतम शासक कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो वह था कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली कुषाण काल का है और कुषाण काली जो किस कला का है? तो मूर्ति कला का शैली है। कुषाण काल के शैली है कौन सा? मूर्ति कला का गंधार शैली। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो गांधार शैली जो है वह मिश्रण है किसका? इंडो ग्रीक शैली का। इंडो ग्रीक यानी भारत और यूनानी,
इंडो ग्रीक यानी भारत और यूनानी शैली। गांधार शैली जो मूर्तिकला की शैली है कुषाण काल के दौरान विकसित हुआ था, और यह गांधार शैली भारत और यूनानी शैली दोनों का मिक्सअप है। गांधार शैली किसका? भारत और यूनानी शैली दोनों का मिक्सअप है। तो पूछा जाता है गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और यूनानी यानी इंडो ग्रीक। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे और राजधानी बनाया था कहाँ? पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर। पुरुषपुर को ही पेशावर के नाम से भी जाना जाता था। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? पेशावर। कनिष्क का राजधानी था पुरुषपुर, और पुरुषपुर को किस नाम से जाना जाता है? पेशावर के नाम से। अगला है चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो है कनिष्क के दरबार में राज चिकित्सक थे। चरक राज चिकित्सक थे किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। चरक कनिष्क के दरबार के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तो तक्षशिला जो है प्रसिद्ध स्थल था। किस कारण से तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ? वह गांधार कला के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ था। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में। किस कारण से प्रसिद्ध हुआ था? तो वह गांधार कला के कारण प्रसिद्ध हुआ। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया? तो भारत में सबसे पहले सोना की मुद्रा चलाया था कौन? इंडो बैक्टीरियन शासक। भारत में सबसे पहले सोना की मुद्रा किसने चलाया था? तो वह था इंडो बैक्टीरियन शासक ने। भारत में सबसे पहले सोना की मुद्रा चलाए कौन? इंडो बैक्टीरियन शासक। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्ति का संग्रह अधिक मात्रा में? तो कुषाण कालीन मूर्ति जो है संग्रह करके रखा गया है। सबसे अधिक कहाँ है? तो मथुरा संग्रहालय में। मथुरा के संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्ति अधिक मात्रा में रखा गया। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्ति का संग्रह अधिक मात्रा में है? वह हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्का जारी किया था? तो सोना का सिक्का सबसे शुद्ध सोना जारी किया था कुषाण ने। सोना के सबसे शुद्ध सिक्का जारी किया था कौन? कुषाण। और पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का जारी किया था गुप्त काल में। जो सबसे अधिक जारी करने के कारण क्या हुआ? तो वह अशुद्धि उसमें ज़्यादा पाया गया था। तो कुषाण काल में सबसे शुद्ध सोना के सिक्का जारी किया गया था, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सोना के सिक्का पूछता है तो वह जाएगा गुप्त काल। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहन के समय जो मुद्रा बनता था वह सीसा का बनता था। सीसा का सिक्का चलता था किसके समय? सातवाहन के समय। सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सीमुक। और सातवाहन का राजधानी था प्रतिष्ठान या पैठन। सातवाहन के समय सिक्का बनता था किसका? सीसा का सिक्का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? तो कनिष्क के समकालीन था कौन? तो कनिष्क के राज दरबार में था एक नागार्जुन। कनिष्क के राज दरबारी कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन कनिष्क के राज दरबारी थे। और अश्वघोष और वसुमित्र, जब कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, उसका अध्यक्ष था कौन? वसुमित्र। और उसका उपाध्यक्ष हो गया अश्वघोष। चौथा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष बना था वसुमित्र और उपाध्यक्ष बना था कौन? अश्वघोष। कनिष्क के राज दरबारी थे कौन? नागार्जुन। कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। किस वंश के शासक ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ किया? ब्राह्मण को कर मुक्त भूमि यानी बिना टैक्स के भूमि देना शुरू किया था, और बौद्ध भिक्षु ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु को बिना टैक्स का भूमि देना, जमीन देना शुरू किया था। कौन? वह था सातवाहन शासक। सातवाहन शासक पहला शासक हुआ जो ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त यानी कि बिना टैक्स के जमीन देना शुरू किया था। वह कौन था? सातवाहन। यही कर मुक्त भूमि जो बाद में सामंती व्यवस्था कहा गया था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी जिसे पर्दा कहते हैं, पर्दा का शुरुआत किया था यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? वह किया था यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग,
रेशम मार्ग शुरू किया था कौन? कनिष्क ने। रेशम मार्ग यानी जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, तो सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। सिल्क रूट पे कब्जा था किसका? कनिष्क का। और सिल्क रूट से ही बहुत अधिक मात्रा में इनकम होता था कनिष्क को। इसी कारण ये भी एक कारण माना जाता है कि कनिष्क ने सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जारी किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोना के मोहर चलाया था? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्रा सोना के मोहर बड़े पैमाने पर चलाया था सबसे शुद्ध सिक्का कौन? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके राज दरबार की शोभा थे? तो चरक जो थे कनिष्क का राज चिकित्सक था। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी थे। चरक कौन थे? तो चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबारी थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो शक संवत का शुरुआत हुआ किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में शक संवत का शुरुआत हुआ कब? तो 78 ईस्वी में। शक संवत का शुरुआत हुआ 78 ईस्वी में। किसके समय? कनिष्क के समय। शक संवत का शुरुआत किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय। कितना ईस्वी में हुआ? 78 ईस्वी में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक हुआ कौन? खारवेल। कलिंग का महान शासक हुआ कौन? खारवेल। तो कलिंग शासक खारवेल का एक अभिलेख भी कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग शासक खारवेल का अभिलेख कौन है? हाथी गुम्फा अभिलेख। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। वास्तुकला क्या होता है? तो वास्तुकला जो है भवन निर्माण जो होता है ना, वो डिजाइन होता है। भवन किस प्रकार से बनता है उसका डिजाइन कहा जाता है क्या? वास्तुकला। जो आर्किटेक्चर एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो भवन निर्माण की कला को, डिजाइन को क्या बोलते हैं? वास्तुकला। वास्तुकला सबसे अधिक विकास हुआ था किस काल में? कुषाण काल में। कुषाण काल में वास्तुकला का सबसे अधिक विकास हुआ था। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो सातवाहन जो थे प्रारंभ समय में अपना शासन शुरू किया था कहाँ? आंध्र में। आंध्र में सातवाहन ने अपना शासन शुरू किया था। इसीलिए सातवाहन को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। सातवाहन शासक को आंध्र सातवाहन शासक कहा जाता है क्योंकि सातवाहन जो थे प्रारंभिक दिनों में अपने शासन शुरू किया था कहाँ? आंध्र में। और सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सीमुख। और राजधानी बनाया था प्रतिष्ठान या पैठन को। अगर सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थे? तो सातवाहन की राजधानी कहाँ था? प्रतिष्ठान या पैठन। अपना प्रारंभिक शासन शुरू किया था आंध्र में, जिसके कारण इसे आंध्र सातवाहन शासक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित अभिलेख कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया है? तो गाथा सप्तशती की रचना किया है कौन? हाल। गाथा सप्तशती के लेखक थे कौन? हाल। गाथा सप्तशती के लेखक कौन थे? हाल। गाथा सप्तशती के लेखक सातवाहन शासक हाल थे। और सातवाहन शासक की राजकीय भाषा प्राकृत। सातवाहन शासक की राजकीय भाषा क्या था? प्राकृत। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती की रचना किया था। सातवाहन शासक की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। कौन सा है? सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम सबसे पहले मगध पे आया हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? शुंग हो जाएगा। तो शुंग पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन। शुंग, सातवाहन, इसके बाद आया था कौन सा? गुप्त काल। उसके बाद आया था चोल।
तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ये हो जाएगा। शुंग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन। तो सबसे पहले शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश के बाद आया था गुप्त वंश, और गुप्त काल के बाद आया था कौन सा? चोल काल। तो ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो मौर्य शासन जब समाप्त हुआ तो भारत पे आक्रमण हुआ था। किसका? ISP के। भारत पे मौर्य के शासन के खत्म होने के बाद किसका शासन हुआ? तो ISP के, याद रखिए। ऐसे हो जाएगा इंडो ग्रीक, ऐसे क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक। S से शक, P से पहलव और K से कुषाण। इंडो शक पहलव कुषाण। कौन सा? इंडो शक पहलव कुषाण। मगध पे मौर्य शासन के समाप्ति के बाद कौन सा शासन हुआ था? इंडो शक पहलव और कुषाण। तो क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक, यानी जिसे बैक्टीरियन भी कहा जाता है। इंडो ग्रीक के बाद आया शक, शक के बाद आया पहलव, पहलव के बाद आया कौन सा? कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये एक तरफ है शासक, दूसरा तरफ है क्या? उपाधि। तो शासक को कौन सा उपाधि मिला है? जैसे हमारा पहला है अशोक, तो अशोक को उपाधि मिला था क्या? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक को उपाधि मिला है किसका? देव नाम प्रियदर्शी। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा गया है, और कनिष्क को देवपुत्र भी कहा गया है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा गया है, और कनिष्क को देवपुत्र भी कहा गया। अगला है खारवेल। तो खारवेल जो थे कहाँ के थे? कलिंग। खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का। कलिंग नरेश। इसका जानकारी मिलता है किससे? हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख। तो खारवेल कहाँ का हो जाएगा? कलिंग नरेश, कलिंग चक्रवर्ती खारवेल। अगला है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थे, कुमारगुप्त ने उपाधि धारण किया था महेंद्रादित्य का। कुमारगुप्त ने उपाधि धारण किया था किसका? महेंद्रादित्य का। कुमारगुप्त ने उपाधि धारण किया था किसका? महेंद्रादित्य का। और कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया था। अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 78 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व से, और शक संवत प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी से। शक संवत प्रारंभ हुआ है कब से? तो 78 ईस्वी से, और विक्रम संवत कब से हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व से। याद रखिएगा, शक संवत प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। अगला है सूची 1 को 2 से सुमेलित करने के लिए इसमें एक तरफ संवत है और कब से शुरू हुआ है वो है। तो विक्रम संवत बताया है कब से? 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 ईस्वी में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, और विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ है। गुप्त संवत गुप्त काल के समय में शुरू हुआ था। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी के दौरान प्रारंभ हुआ। और एक कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। कली संवत 3102 ईसा पूर्व में। तो इसमें सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? कली संवत सबसे पुराना हो जाएगा। कली संवत शुरुआत हुआ था 3102 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, शक संवत 78 ईस्वी में, और गुप्त संवत 319-20 ईस्वी में। अगला है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था कौन? सातवाहन। मौर्य काल के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य हुआ सातवाहन। सातवाहन ने सबसे पहला शासन शुरू किया था आंध्र से। इसे आंध्र सातवाहन काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाया गया? तो गौतम बुद्ध का खड़ी प्रतिमा बनाया गया था किस काल में? कुषाण काल में। गौतम बुद्ध का खड़ी प्रतिमा बनाया गया था कुषाण काल में। कुषाण काल में गौतम बुद्ध का खड़ी प्रतिमा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे शासन किया? तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग।
पुष्यमित्र शुंग के बाद किस वंश ने शासन किया था? कण्व वंश। और कण्व वंश के संस्थापक हुए कौन? वसुदेव। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क को हराया था कौन? चीनी जनरल पेंचौ। कनिष्क को हराया था कौन? चीनी जनरल पेंचौ। कनिष्क ने रेशम मार्ग पर भी अधिकार किया था। कनिष्क को हराया था कौन? चीनी जनरल पांचौ ने। कनिष्क को किसने हराया था? चीनी जनरल पेंचौ। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? पेंचौ। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा का सिक्का जारी किया था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबा के सिक्का, तो तांबा का सिक्का सबसे अधिक जारी किया कौन? कुषाणों ने। सर्वाधिक संख्या में कुषाणों ने तांबा के सिक्का जारी किया था। और कुषाण काल में ही सबसे अधिक सोना के सिक्का भी, सबसे शुद्ध सोना के सिक्का कुषाण काल में ही जारी हुए थे। कुषाण, अगला क्वेश्चन है, कथन कारण। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करता था। सही बात है। कुषाण जो थे कहाँ? पश्चिम भारत में थे और वो व्यापार करता था कहाँ से? फारस की खाड़ी और लाल सागर। कुषाण शासक फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। कुषाण का नौसेना के बारे में उच्च कोटि की जानकारी नहीं मिलता है। नौसेना उच्च कोटि का था किसका? चोल काल का। नौसेना उच्च कोटि का था किसका? चोल काल का। लेकिन कुषाण जो थे फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो यह सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। अगला है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहा जाता है गांधार शैली। गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। गांधार शैली मूर्ति निर्माण करने की शैली है और गांधार शैली मिश्रण है किसका? भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? तो कनिष्क जो थे बौद्ध धर्म के किसका? महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे कौन? अश्वघोष। कनिष्क के समय जब चौथा बौद्ध संगीति हुआ उसी में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था। चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। चौथा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बटा, हीनयान और महायान। लेकिन कनिष्क कौन सा बौद्ध धर्म को मानता था? वह कनिष्क जो थे किस बौद्ध धर्म को मानता था? वह था महायान। कनिष्क किस धर्म को मानता था? वह था महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन था? तो कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ, यही उसके समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि। प्राचीन भारत का महान व्याकरण है कौन? पतंजलि। पतंजलि किसके समकालीन था? तो पतंजलि जो थे प्राचीन एक है व्याकरण ग्रंथ। कौन सा? प्राचीन भारत का महान व्याकरण कौन? पतंजलि। पतंजलि किसके समकालीन था? तो पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया? तो सबसे पहले भारत में संस्कृत भाषा में जो अभिलेख लिखा गया था वह था रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सबसे पहले भारत में संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला अभिलेख कौन सा है? तो शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। सबसे पहले भारत में संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो सेंट थॉमस कौन था? सेंट थॉमस था ईसाई धर्म प्रचारक। सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचारक था जो भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। उस समय राजा कौन था? राजा था गोंदो फर्निस राजा था। गोंदो फर्निस के
शासनकाल में गोंदो फर्निस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। गोंदो फर्निस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक कौन? सेंट थॉमस भारत आया था। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किया था? तो सबसे पहले सोना की मुद्रा जारी करने वाला कुषाण शासक कड़फिसस द्वितीय। सबसे पहले सोना की मुद्रा जारी करने वाला कुषाण शासक कौन था? कड़फिसस द्वितीय। सबसे पहले सोना की मुद्रा जारी करने वाला कौन था? कुषाण शासक कड़फिसस द्वितीय था। सबसे पहले सोना की मुद्रा जारी करने वाला कौन था? कड़फिसस द्वितीय। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है कौन? शकों ने। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया हुआ? शक शासक। शक शासक ने सबसे पहले क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है? वह आ जाएगा शक शासक। त्रातार, त्रातार यानी मुक्तिदाता, त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासक ने धारण किया? तो त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया था शक शासक ने। शक शासक ने त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया था। शक शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि धारण किया है कौन? शक शासक। और शक शासक ने ही क्षत्रप प्रणाली का भी प्रयोग किया है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही काल अनुक्रम है? तो सबसे पहले आक्रमण किया था कौन? इंडो ग्रीक। ISP के बताएं। इंडो, शक, पहलव, कुषाण। कौन सा हो जाए? इंडो, शक, पहलव, कुषाण। इंडो ग्रीक यानी यूनानी, दूसरा शक, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। इंडो, शक, पहलव, कुषाण। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो भारत में सबसे पहला सैनिक शासन यानी मिलिट्री गवर्नरशिप जो है किसके समय में लाया गया था? वह था ग्रीक द्वारा यानी यूनानी द्वारा। भारत में सबसे पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीक यानी यूनानी द्वारा। भारत में पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किसके द्वारा? ग्रीक द्वारा। ग्रीक यानी यूनानी द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो ईसा पूर्व के दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित कौन? भारत यूनानी राज्य। कौन सा? बैक्टीरिया। उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया शासक। अगला है चार धातु। कौन सा? सोना। चार धातु में सोना, चांदी, तांबा और सीसा। सोना, चांदी, तांबा और सीसा में बनने वाले सीसा के सिक्का को कहा जाता। तो सीसा के सिक्का को क्या कहा गया है? कारसारपन। सीसा में बनने वाले सिक्का को क्या बोला गया है? वह कहा गया है कारसारपन। चार धातु कौन? सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्का को क्या कहा गया है? कारसारपन। कारसारपन यानी जो चार धातु से बनता था, सोना, चांदी, तांबा और सीसा। तो चारों धातु से मिलकर बनने वाला सिक्का कारसारपन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले रोम के साथ व्यापार शुरू किया था कौन? तमिल और चेरों ने। सबसे पहले तमिल और चेर जो थे संगम काल के राज्य है तमिल और चेर, दक्षिण भारत के तमिल और चेर के द्वारा सबसे पहले रोम के साथ व्यापार शुरू किया गया था। तमिल और चेर के साथ सबसे पहले तमिल और चेर ने ही रोम के साथ व्यापार शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन सा असत है? मौर्योत्तरकालीन यानी मौर्य काल के बाद जो कुछ बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं उसमें कौन कौन सा बंदरगाह था? तो मौर्योत्तरकालीन के बाद बंदरगाह में साक्ष्य मिलता कौन सा? बारबैरिकम। कौन सा बंदरगाह? बारबैरिकम, बेरीगाजा और अरिकामेडू। बारबैरिकम, बेरीगाजा और अरिकामेडू, ये तीनों बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन कोचिन बंदरगाह जो है कोचिन दक्षिण भारत में है, इसका साक्ष्य नहीं मिलता है। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? तो हो जाएगा कोचिन। किसका साक्ष्य मिला है? बारबैरिकम, बेरीगाजा और अरिकामेडू। बारबैरिकम, बेरीगाजा और अरिकामेडू। भरोच, बेरीगाजा से भरोच। निम्नलिखित में से किस स्थान को
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडुके के नाम से संबोधित किया? हो जाएगा अरिका मेडू। किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में किसके नाम से? पोडुके के नाम से संबोधित किया है? तो अरिका मेडू को। अरिका मेडू क्या है? तो बंदरगाह है। अरिका मेडू क्या है? बंदरगाह है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिका मेडू को क्या कहा गया है? पोडुके कहा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में अरिका मेडू बंदरगाह को क्या कहा गया है? पोडुके कहा गया है। मौर्य काल के बंदरगाह के साक्ष्य बारबैरिकम, बेरीगाजा और अरिका मेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में यूनानी राज्य की स्थापना किया था? तो मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में भारत में यूनानी राज्य की स्थापना कौन? डेमेट्रियस। मौर्योत्तर काल में भारत में यूनानी राज्य की स्थापना किसने किया? डेमेट्रियस ने। मौर्योत्तर काल में भारत में यूनानी राज्य की स्थापना किया था। कौन किया था? डेमेट्रियस ने। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में यूनानी राज्य की स्थापना किया? वो हो जाएगा डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथ में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में मतलब जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के हाथ में राज सत्ता को सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया, वह था मिनांडर। अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के हाथ में सत्ता सौंपकर और बौद्ध भिक्षु बन गया। कौन? मिनांडर। मिनांडर को बौद्ध भिक्षु के बारे में अवगत कराया था कौन? नागसेन। नागसेन ने। कुषाण का संबंध था। कुषाण का संबंध किससे था? तो कुषाण का संबंध चीन के यूची जनजाति से है। कुषाण का संबंध किससे है? तो चीन के यूची जनजाति। कुषाण का संबंध किससे था? चीन के यूची जनजाति से। कुषाण चीन के यूची जनजाति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था अश्वघोष। कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगति हुआ जिसमें उपाध्यक्ष था कौन? अश्वघोष और अध्यक्ष था कौन? वसुमित्र। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन थे। कनिष्क के दरबार में कौन थे? नागार्जुन। इन्हें सूची 1 को 2 से सुमेलित करने के लिए बोला। सूची 1 और 2 कहता है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक को क्या बोलते हैं? हिंद यवन। इंडो ग्रीक को क्या बोलते हैं? हिंद यवन। इंडो ग्रीक को हिंद यवन बोलते हैं। शक यानी शक को सीथियन और पार्थव को पहलव। इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन। शक को सीथियन कहा गया। शक को क्या कहा गया? सीथियन। शक को सीथियन और पार्थव को पहलव भी कहा गया। सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में क्या है? राज और सूची 2 में राजधानी। जैसे शुंग की राजधानी कहाँ था? तो शुंग वंश की राजधानी था कहाँ? विदिशा। शुंग वंश का राजधानी कहाँ था? विदिशा। शुंग वंश का राजधानी कहाँ था? विदिशा। अगला चेदी हमने महाजनपद काल में पढ़ा है। चेदी का राजधानी कहाँ हो जाएगा? शक्तिमती। चेदी का राजधानी कहाँ हो जाएगा? चेदी का राजधानी हो जाएगा शक्तिमती। अगला है सातवाहन। सातवाहन शासक का राजधानी हुआ था प्रतिष्ठान। सातवाहन शासक का राजधानी क्या था? प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी कहा गया है। और कुषाण शासक के समय में राजधानी था कि कहाँ? पुरुषपुर को पेशावर के नाम से भी जाना गया। तो शुंग की राजधानी कहाँ? विदिशा। चेदी का राजधानी शक्तिमती। सातवाहन का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान। और कुषाण का राजधानी पुरुषपुर। अगला है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासक ने केसर यानी सीजर की उपाधि धारण किया? किसके अनुसरण पर? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर सीजर की उपाधि धारण किया था। कौन सा वंश? कुषाण वंश। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर सीजर यानी केसर की उपाधि धारण किया था कौन? कुषाण शासक। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ है? तो शुंग काल में निर्माण हुआ किसका? भरहुत का स्तूप।
भरहुत का स्तूप जो है इसका निर्माण हुआ है शुंग काल में। सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, सांची स्तूप का वेदिका और तोरण द्वार इसका भी निर्माण हुआ है शुंग काल के समय। और भाजा स्तूप का भी निर्माण शुंग काल में हुआ है। शुंग काल में निर्माण हुआ है किसका? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका जिसे रेलिंग का है, और तोरण द्वार और भाजा स्तूप। सातवाहन नरेश हाल, सातवाहन शासक कौन? हाल। हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना किया था? तो सातवाहन नरेश कौन? हाल। हाल के समकालीन थे गुणाढ्य। गुणाढ्य ने रचना किया किसका? विरहत कथा का। गुणाढ्य ने रचना किया, गुणाढ्य ने रचना किसका? विरहत कथा का। सातवाहन राजा कौन थे? हाल। हाल का भी रचना है कौन सा? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के लेखक थे हाल। यही हाल के समकालीन थे गुणाढ्य। गुणाढ्य ने रचना किया था विरहत कथा का। विरहत कथा का सातवाहन शासक हाल ने रचना किया किसका? गाथा सप्तशती का। और सातवाहन शासक हाल के समय कौन थे? गुणाढ्य। गुणाढ्य ने किसका रचना किया है? तो विरहत कथा का। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। सातवाहन शासक बौद्ध पर अत्याचार करते, कथन यह क्या है? गलत है। सातवाहन शासक जो है कोई भी बौद्ध पर अत्याचार नहीं करते थे। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। इसका भी जानकारी नहीं मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध को क्या करते थे? संरक्षण देते। अगला है बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटा दिया था। हाँ, ये सही है। बोध गया में जो बोधि वृक्ष किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसीलिए उसे बोधि वृक्ष कहा गया है। और इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था कौन? तो शशांक ने। इस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था कौन? शशांक ने। तो क्या जवाब ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किस में किया गया है? तो शक शासक जो है रुद्रदामन, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही मौर्य शासक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है किसमें? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोना का सिक्का चलाया था? नियमित रूप से सोना के सिक्का चलाया कौन? कुषाणों ने। नियमित रूप से सोना के सिक्का किसने चलाया? कुषाण शासक। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित था। कलिंग नरेश खारवेल के लिए एक अभिलेख है कौन? हाथी गुम्फा अभिलेख। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कौन? श्रेणी, जिसे संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्राचीन काल में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत भूमिका निभाने वाली एक संगठन है कौन? श्रेणी। श्रेणी जो था, श्रेणी के बारे में कथन दिया है वो कौन सा सही है? तो श्रेणी जो थे, श्रेणी ही वेतन काम करने, श्रेणी जो थे श्रेणी ही वेतन काम करने के नियम, मानक और नियम को सुनिश्चित करता था। श्रेणी जो था वही किसको कितना वेतन देना है, काम करने का नियम क्या होगा, और मानक और कीमत को सुनिश्चित करता था कौन? श्रेणी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। श्रेणी जो थे, श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। तो प्राचीन काल में देश की अर्थव्यवस्था में एक भूमिका निभाने वाली संस्था है कौन सा? श्रेणी। श्रेणी के बारे में कहा गया कि श्रेणी जो थे वही वेतन का निर्धारण करते थे, काम करने के लिए नियम जो थे वो बनाते थे, और क्या करते थे? तो मानक और कीमत को सुनिश्चित करते थे। और श्रेणी जो थे, श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था, यानी श्रेणी अपने सदस्य के बीच न्याय क्या करते थे। तो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। बाकी अगला हमारा टॉपिक होगा संगम काल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग संगम काल को कंप्लीट करेंगे।